हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर डे 13 है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो बेटा पीछे के जो क्वेश्चन हैं, जो पीछे की वीडियोस हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। अप टू 12 डे 1 टू डे 12 हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं बेटा, सबसे पहले उससे स्टार्टिंग करिए। देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे के हैं उन तक हम पहुँच रहे हैं। मतलब हमने 2024 के पेपर्स जो हैं ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर बेटा आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आती है, क्लास आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा बेटा, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। रीज़न बीइंग, अभी तक हमने जितने भी पीवाईक्यूज करे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो रिपीटेड देखने को मिले हैं, बट ये वाली जो वीडियो है इसमें बेटा बहुत सारे आपको न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो अभी तक पीछे की वीडियोस में हमने नहीं देखे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स। हमसे पूछा गया है बेटा इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर होता है। तो एक्सक्रीशन बेटा आप सभी को पता है, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोडक्ट होता ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो अब आप सोचते होंगे कि मैम हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, समझ में आता है, क्या प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है? तो बिल्कुल बेटा, प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन ऐसे होता है बेटा, देखिए एनिमल्स में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो कैसे करते हैं बेटा, वो जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसे लीव्स में या जो प्लांट्स के अदर पार्ट होते हैं उनके अंदर वो स्टोर करते हैं। ठीक है, और फिर वो उसमें से जैसे लीव्स गिर जाती हैं तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी निकल जाता है। तो बेटा प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन तो बेटा सभी को पता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं बेटा, जो वाटर वेपर्स हैं उन्हें स्टोमेटा से क्या करते हैं बेटा, लूज करते हैं। यानी कि हमारी जो लीव्स होती हैं उसमें स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा से हमारा क्या होता है बेटा, जो पानी होता है वो बाहर निकलता है वेपर की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा ज़्यादातर बेटा डे टाइम में होता है। कब? जब हमारे जो स्टोमेटा होता है, उसके जो स्टोमेटा ओपन होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसी टाइम पे हमारा क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन और भी कुछ फंक्शन से परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लांट्स को कूल करना, पानी को मूवमेंट देना, न्यूट्रिएंट्स जो है रूट से लेके आना, लीव्स तक पहुंचाना। ठीक है, मैं और प्लांट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना, मेंटेन करना, रिजिडिटी देना। तो ट्रांसपीरेशन के भी तो बहुत सारे यूजेस हैं, तो ये तो प्लांट्स में होता ही होता है। नेक्स्ट होता है बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्लांट्स के अंदर अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, रूट्स क्या करता है, पानी को और जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सॉइल में से लेता है। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनमें क्या होता है बेटा, हेयर्स होते हैं जो क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। प्लांट्स क्या करते हैं, जो एब्जॉर्ब वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको यूज करते हैं बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का पूरे प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारा प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा, एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट क्या करते हैं, जो उन्होंने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करा है उसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जब हमारी जो रूट्स हैं वाटर को और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेटा हमारे प्लांट्स के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के पार्टों में जाते हैं तो वहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो एसिमिलेशन हमारा एक फंडामेंटल प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, जो कि बेटा प्लांट्स की ओवरऑल हेल्थ और डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। अब
इंजेशन। देखिए बेटा, इंजेशन मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ द फूड। अब आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, ना कि कंज्यूमर्स होते हैं। हम एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम कंज्यूमर होते हैं। हम क्या होते हैं बेटा? दूसरी चीजों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं? अपना जो खाना होता है फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जिसमें वो वाटर, कार्बन और डाइऑक्साइड और सनलाइट लेते हैं। जबकि इंजेशन क्या होता है? इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फूड या ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं माउथ के थ्रू। तो इसलिए बेटा इंजेशन का प्रोसेस हमारा प्लांट्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए, बी एंड सी, डी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। देखिए, आप सभी को पता है बेटा, जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की, उसमें क्लोरोफिल होता है, ये तो सभी को पता है। अब आपने देखा होगा कुछ लीव्स होती हैं बेटा जिनका कलर अलग होता है। ठीक है, लीव्स होती हैं, उनका कलर अलग होता है। तो ये कहते हैं कि जिनका कलर अलग होता है, ग्रीन से अलग होता है, क्या इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है? तो बेटा यस, इनके अंदर भी देखिए क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो कलर देखिए, एक हमारा क्या होता है ना इसके अंदर, कि एक हमारा हमने पढ़ा था, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कलर्स लीव्स में कलर आता है। अगर ग्रीन पिगमेंट होगा तो ग्रीन कलर आएगा बेटा, और अगर दूसरा पिगमेंट होगा जैसे कि रेड या पर्पल का पिगमेंट होगा तो वो आएगा। डिपेंड करता है वो पिगमेंट हमारा किस क्वांटिटी के अंदर उस लीव के अंदर प्रेजेंट है। अगर रेड का पिगमेंट ज्यादा प्रेजेंट है तो लीव्स रेड कलर की दिखती हैं, और अगर पर्पल का ज्यादा पिगमेंट है तो पर्पल कलर का दिखेगा। लेकिन इसके अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से कलर की हैं। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? कि रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। याद रखेंगे, कलर चेंज होने से लीव्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। अगर ग्रीन कलर ही है तभी क्लोरोफिल होता है, नहीं बेटा। अगर कलर दूसरा है, क्लोरोफिल तब भी होगा। क्लोरोफिल का इससे लेना देना नहीं होता कलर से, कलर का लेना देना होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट पिगमेंट होता है, जो उसे कलर प्रोवाइड करता है, उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बेटा हाईली कॉइल्ड होती है और उसके अंदर थाउजेंड ऑफ विली होती है। तो ये बात तो बिल्कुल बेटा ठीक है। ठीक है, लीवर रिसीव्स बाइल जूस एंड सिक्रेटेड बाय अ गोल ब्लैडर। ये कहते हैं लीवर हमारा बाइल जूस क्या बोलते हैं रिसीव करता है, और गोल ब्लैडर से। देखिए, लीवर क्या होता है बेटा, बाइल जूस को रिसीव नहीं करता, बल्कि हमारा जो लीवर होता है वहां पे बाइल जूस जो होता है वो बेटा बनता है लीवर के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए लीवर देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में समझाती हूँ पूरा का पूरा कि किस तरीके से वर्किंग होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहले बेटा हमारा क्या आता है? माउथ आता है। ठीक है, माउथ के अंदर क्या होता है? आप सभी को पता है फूड हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं माउथ के माध्यम से। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। माउथ के अंदर हमारे क्या होते हैं? सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। ठीक है, तो जब हम फूड को च्यू करते हैं तो सलाइवा जो सिक्रीट होता है सलेवरी ग्लैंड से, वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फूड हमारा मॉइस्ट हो जाता है। और उसके बाद बेटा यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बेटा फूड पाइप की मदद से हमारा जो फूड होता है वो हमारे कहाँ पे जाता है? स्टमक में जाता है। एक बेटा मूवमेंट होता है जिसके थ्रू वो पाइप से जाता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। ठीक है, इसी मूवमेंट की मदद से क्या होते हैं बेटा, हमारा जो फूड है वो माउथ से स्टमक में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे कोई भी फंक्शन, मतलब कोई भी डाइजेशन नहीं होता? तो बेटा वहां पे होता है फूड पाइप। फूड पाइप में हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं होता, बस वो एक पाथ का काम करता है माउथ से स्टमक का। इसके बाद क्या होता है बेटा? स्टमक में जाता है हमारा फूड। जब बेटा स्टमक में जाता है हमारा फूड, तो याद रखेंगे स्टमक क्या होता है बेटा? जे शेप का ऑर्गेन होता है। कैसा होता है? जे शेप का ऑर्गेन होता है। थिक वॉल बैग होता है। ठीक है, और ये वाइडेस्ट पार्ट, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का।
जो हमारा स्टमक होता है वो बेटा तीन चीजें सिक्रीट करता है, एक होता है म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस क्या करता है बेटा, इसकी लाइनिंग क्रिएट करता है, स्टमक की लाइनिंग क्रिएट करता है, क्यों? जिससे कि इसके अंदर बेटा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि जो HCl है, एसिडिक चीज है, वो इस स्टमक को नुकसान ना दे सके। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, इसके साथ जो बेटा बैक्टीरिया आते हैं, हमारे फूड के साथ जो भी जर्म्स आते हैं, उनको बेटा किल करने का काम क्या करता है, HCl करता है। दूसरा, जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब हमारा स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक होगा। अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो हमारे इसके अंदर बेटा जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आधा डाइजेशन बेटा हमारा यहाँ पे हो गया। अब फूड हमारा यहाँ से कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से कहाँ जाएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये हमारी बेटा हाईली कोल्ड होती है, कॉइल जैसी होती है, और 6 से 8 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या करती है ये, लीवर से और पैनक्रियास से, लीवर से और पैनक्रियास से हमारा क्या करती है बेटा, सिक्रीशन लेती है, लीवर से और पैनक्रियास से। लीवर और पैनक्रियास क्या करते हैं, अपने जो एंजाइम्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो करते हैं। तो डाइजेस्टिव फूड जो होता है बेटा, फिर क्या होता है, हमारे जो वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पे जाते हैं। तो जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इस तरीके से होता है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, इसकी जो इनर वॉल होती है बेटा, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ विलेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, हमारे जो इससे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, जो फूड से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया भी हमारा इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हम फूड से ज़्यादा क्या कर सके, आपके जो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, उसके बाद बेटा मेरा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि कितना होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है। ये बेटा वाइडर होता है और शॉर्ट होता है। इसका काम क्या है, अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग बेटा सारी चीजें हमारा डाइजेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद जो हमारा फूड आता है यहाँ पे बचा हुआ, उसमें से वाटर को और सॉल्ट को आपका ये एब्जॉर्ब करते हैं, और बचा हुआ जो फूड है वो हमारा कहाँ जाता है बेटा, एनस में जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा जो यहाँ पे एक पॉइंट था वो क्या था, कि लीवर, जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है क्या, हमारा क्वेश्चन ये था। तो बेटा एक चीज समझिए, देखिए, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट नहीं करता, लीवर क्या करता है, देखिए, बाइल जूस हमारा कहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में। बाइल जूस मेरा कहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में। ठीक है, दिस इज अ पाउच। ठीक, तो अब क्या होता है, लीवर रिसीव नहीं करता, लीवर जनरेट करता है, क्रिएट करता है क्या, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस जब हमारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरत होती है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चला जाता है। और जिस समय पे हमें इस स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल जूस की जरूरत नहीं होती, तो ये बाइल जूस बेटा मेरा गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और जब जरूरत होती है तब वो वहां पे सिक्रीट हो जाता है। तो इसमें यही बेटा गलत है। इन्होंने कहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारा वाइडर और शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, अभी मैंने बताया, यस, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा चौड़ा होता है और छोटा होता है। वेस्ट प्रोडक्ट इन द डाइजेशन गेट्स कलेक्टेड इन द रेक्टम, अभी बताया बेटा, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है, जो हमारा रेक्टम होता है वहां पे कलेक्ट होता है, और एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाता है। तो ये सभी बातें क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लीस्ट काउंट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर इज। देखिए, लीस्ट काउंट पूछा गया है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर का। तो पहले बेटा देखिए, आपको पता है थर्मामीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर नापने का काम करता है। थर्मामीटर कौन सा डिवाइस होता है, जो टेम्परेचर को नापने का काम करता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है बेटा, ये
बॉडी का टेम्परेचर नापता है, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है बेसिकली बेटा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? लीस्ट काउंट मतलब होता है कि ये जो थर्मामीटर हैं वो कम से कम कितना टेम्परेचर नाप सकते हैं, कम से कम कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये नाप सकते हैं। तो बेटा याद रखेंगे कि हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है बेटा वो 0.1 डिग्री, क्लिनिकल थर्मामीटर 0.1 डिग्री सेल्सियस नाप सकता है कम से कम। और जो ये होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये बेटा कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस को नाप सकता है, इससे कम यूनिट नहीं नाप सकता। अच्छा, कई बार क्वेश्चन बेटा रेंज पे भी आ जाता है, इसे बेटा याद रखेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं बेटा इनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है बेटा? किंक होता है, जो मरकरी को के लेवल को बेटा गिरने नहीं देता। जैसे हमारा थर्मामीटर ऊपर गया, मरकरी ऊपर गई गर्म होने पे, तो आपने देखा होगा कि एकदम से नीचे नहीं जाती, जब हम उसे झटकते हैं तब वो नीचे जाती है। तो ये किंक क्या होता है? इसे गिरने नहीं देता। लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर बेटा किंक नहीं होता कोई भी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हम आंखों की सीध में ही टेम्परेचर को नापते हैं। लाइक मैंने ऐसे रख दिया, तो मैं ऐसे ही देखूंगी कि इस टाइम मेरा मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसमें किंक नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है जो भी पॉइंट बताए हैं इन टॉपिक में से बेटा इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो बेटा हमारे को सर्दियों में वार्म रखते हैं, यानी कि गर्म रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वूलन क्लॉथ्स हमें वार्म रखते हैं? क्या वूल हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है? देखिए बेटा, अगर वूल मेरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो हीट हमारी बॉडी से क्या हो जाती? बाहर निकल जाती। गुड कंडक्टर नहीं है, इसलिए हीट क्या है? हीट का फ्लो हो नहीं पाता कपड़े में से, और हीट क्या होती है कि बॉडी के अंदर ही, यानी कि कपड़े के अंदर ही रहती है। तो ये रीजन नहीं है। एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन वूल फाइबर्स विच कीप अस वार्म। देखिए बात सही है, जैसे वूल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है बेटा? एयर है। क्या है? एयर है यहाँ पे। और हमें पता है कि दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट को जाने नहीं देगा। ठीक है। अब जब ये हीट नहीं जाने देगा तो बेटा सीधी सी बात है, क्या होता है आपका यहाँ पर जो एयर है वो बाहर नहीं निकलने देती। वूल फाइबर्स में एयर जो ट्रैप हो जाती है वूल फाइबर्स के बीच में, जो हमारे को वार्म रखती है। बात सही है। जो ट्रैप्ड एयर होती है वुलन क्लोथ्स के अंदर, वो बेटा हीट को हमारी बॉडी से बाहर सराउंडिंग में नहीं जाने देती, विच इज फाइन। ट्रैप्ड एयर इन द वुलन क्लोथ डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर, ये बेटा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। इनमें से कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो बेसिक होते हैं नेचर में? तो बेटा आपको पता है कर्ड कैसा होता है? खट्टा होता है, तो दैट इज एसिडिक। ठीक है। विनेगर हमारा क्या होता है? एसिडिक। लाइम वाटर इज बेटा बेसिक। एंड स्टिंग क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड रिलीज करता है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? ये एसिडिक। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता है बेटा, एसिडिटी जब हो जाती है तो हम किसका यूज करते हैं उसे न्यूट्रल करने के लिए? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी एंड ई। याद रखेंगे बेटा, कर्ड किससे बनता है? लैक्टिक एसिड से। कर्ड के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? ये एसिडिक होता है। विनेगर के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक। और एंट स्टिंग के अंदर बेटा कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन बेटा यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, और एंट के जो स्ट्रिंग होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। लाइम वाटर को बेटा और क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? हमारे बेसिक होते हैं। ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये बेटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर चेकिंग द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ केमिकल रिएक्शन। बेटा अगर मुझे ये देखना है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है तो हम कैसे देखेंगे? तो बेटा एक बहुत ही फेमस एक्टिविटी है जो आप सभी ने पढ़ी होगी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या बन जाता है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो हमारे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? ये हमारे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर होता है वो हमें कैसे लगने लगता है? मिल्की लगने लगता है। ठीक है, तो यदि मैं किसी चीज से कार्बन डाइऑक्साइड पास करूं और वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, अगर मैं लाइम वाटर को मिल्की कर देता है तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, जो बेटा ये हमारा पॉप साउंड होता है ये हमारी हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना है देन आई विल पॉप साउंड हमारे को बताता है। ठीक है, और विगरस बर्निंग और फ्लेमिंग होती है ऑक्सीजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि कौन सी चीजें बेटा क्या करती हैं, तो आप सभी को बताओ। अच्छा, एक चीज बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है, तो याद रखेंगे रेड ब्लड सेल्स बेटा डिस्क शेप के होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की बेटा एनी शेप हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। कई बार बेटा शेप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स की कोई भी शेप हो सकती है और रेड ब्लड सेल्स की डिस्क शेप होती है, इस तरीके से डिस्क शेप होती है। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स बेटा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी जो बॉडी के अंदर बेटा जर्म्स आ जाते हैं उनसे फाइट करने का काम करते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या काम करते हैं? जब हमारी बॉडी पे चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करते हैं? प्लेटलेट्स करते हैं। तो हमारा क्या होगा बेटा? 1 का सी, 2 का बी, 1 का सी, 2 का बी एंड 3 का ए। करेक्ट? 3 का क्या है, सॉरी, 3 का बी। ओके, तो हमारा बेटा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स। बेटा एनिमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। फिश एक्सक्रीट वेस्ट एज अमोनिया विच डिजोल्व इन वाटर। ये कहते हैं बेटा कि फिश हमारा एक्सक्रीट करती है अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो बात बिल्कुल सही है बेटा, अमोनिया बहुत हार्मफुल चीज होती है जो फिश एक्सक्रीट करती है, लेकिन ये पानी में क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है तो ये बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? बर्ड एक्सक्रीट करती हैं सेमी सॉलिड कंपाउंड विच कंटेन यूरिक एसिड। तो ये बात भी सही है बेटा, बर्ड्स जो सेमी सॉलिड कंपाउंड एक्सक्रीट करती हैं उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ये कहते हैं मेजर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट लिजार्ड के अंदर यूरिया होता है। नो बेटा, जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है लिजार्ड के अंदर वो यूरिया नहीं होता बल्कि क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। तो यही ऑप्शन गलत है। ह्यूमंस ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को एज वाटर एंड सेमी सॉलिड कंपाउंड्स विच इज मेजरली यूरिया। ये बात बिल्कुल बेटा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। ओके बेटा, प्लांट्स है, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनका हमें यूसेज बताना है। देखिए आप सभी को पता है बेटा जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम होता है कि हमारे जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वहां पे जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बेटा ऊपर की साइड लेके जाना और फिर सारे जो लीव्स हैं, पार्ट्स हैं, उस तक पहुंचाना। तो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को। फ्लोएम का काम क्या होता है? जो फूड बना है उसको ट्रांसपोर्ट करना। रूट हेयर क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं वाटर को। और स्टोमेटा से अभी बताया था बेटा, पानी का क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि
हेमंत ड्राइव्स अ कार फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। हेमंत दिल्ली टू चंडीगढ़ जाता है, तो उसे 5 घंटे लगते हैं 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, और 7 घंटे लगते हैं बेटा वापस आने में। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लेगा? 250 वो गया और 250 ही वापस आया, यानी कि 250 प्लस 250। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लगा? 5 + 7, यानी कि 500/12 आवर्स, एंड इट विल गिव यू 41.67 किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। तो हम जाएंगे बेटा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइटनिंग डिवाइसेस कंटेन मरकरी वेपर एंड इज टॉक्सिक? देखिए आप सभी को पता है बेटा मरकरी क्या होता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। मरकरी क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जिसका डिस्पोज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा हमारे थर्मामीटर्स के अंदर भी जो वो ग्रे ग्रे होता है वो मरकरी होता है। अगर वो टूट जाए तो बेटा उसे डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पूछते हैं कि कौन से इलेक्ट्रिक लाइटनिंग डिवाइसेस के अंदर मरकरी होता है और वो टॉक्सिक होता है नेचर के अंदर। तो बेटा आपको पता है जो इनकांडेसेंट बल्ब है उसमें मरकरी नहीं होता, बल्कि वो किसके बेसिस पे चलता है? फिलामेंट के बेसिस पे। जब फिलामेंट हीट होता है तो उसके बेसिस पे लाइटनिंग होती है। करेक्ट। उसके बाद बेटा हमारे ट्यूबलाइट्स और जो हमारे CFLs हैं, ट्यूबलाइट्स और जो CFLs हैं, ठीक है, ये बेटा हमारे किसके बेसिस पे काम करते हैं? ये दोनों ही चीज़ें बेटा मेरी मरकरी के बेसिस पे काम करती हैं। जब मरकरी इमिट करती है लाइट तो क्या होता है आपका? इसमें मरकरी वेपर्स होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? फॉस्फोरेसेंट कोटिंग होती है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट मरकरी वेपर को एक्साइट करता है तो वो यूवी रेज देती हैं। अच्छा, ये जो हमारे एलईडीज हैं बेटा, ये डायोड्स के बेसिस पे काम करते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में कौन सा होगा बेटा? तो मैं आपको बता दूं, ट्यूबलाइट में बहुत कम मात्रा में मरकरी होती है। सबसे ज्यादा जो होती है वो किस में होती है? CFLs में होती है। किस में होती है? CFLs के अंदर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? CFL होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें बताना है फ्रिक्शन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो ये कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारी कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है कि बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? स्लाइड करना ज़्यादा आसान होगा किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये तो सही है। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये बात भी सही है। आपको पता है बेटा सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होता है? स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उसके बाद स्लाइडिंग में होता है, और सबसे कम किस में होता है? रोलिंग में होता है। ऑलवेज रिमेंबर बेटा दिस की ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी फ्लूइड। ये कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है बेटा उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है बेटा, शेप पे बिल्कुल डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको एक 5 kg बॉक्स दूं और एक 20 kg बॉक्स दूं, तो बेटा किसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा? तो सीधी सी बात है बेटा, इसको मूव करना इजी है, इसको मूव करना हार्ड है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका मास ज्यादा कम है, इसका मास ज्यादा है। तो फ्रिक्शन किसमें ज्यादा लग रहा है? क्या बोलते हैं, आपका इस 20 kg वाले बॉक्स में लग रहा है। दूसरी चीज ये कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट है शेप से। अगर मैं शेप की बात करती हूँ तो बेटा बताओ फ्रिक्शन किसमें ज्यादा किसमें कम होगा? एक चपटे बॉक्स के में या फिर एक रोलर वाले बॉक्स में? तो सीधी सी बात है बेटा, ये रोल कर सकता है, इसके अंदर फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो ये कहते हैं इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता शेप से। बिल्कुल पड़ता है बेटा, शेप से ही तो फर्क पड़ता है, तभी तो हमारे फ्रिक्शन अलग अलग टाइप के आए। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। हमें बेटा फ्रीक्वेंसी बतानी है पेंडुलम की। तो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा बेटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टोटल टाइम जो यहाँ पे बेटा लगा। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ सेकंड्स पर सेकंड्स होते हैं। पर सेकंड्स मतलब एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हुए। सॉरी, यहाँ पे आपका आएगा बेटा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ना। ओके, ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये ऊपर नीचे आएगा। इट विल बी
total time taken by number of oscillations. तो 8/80 विच गिव्स यू 1/10। तो बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/t। तो ये 1 10 मेरा ऊपर जाएगा, दैट इज 10 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 10 हर्ट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ कोटिंग ऑफ विच मटेरियल इज कॉमनली डिपॉजिट ऑन आयरन। ये कहते हैं किस चीज की कोटिंग की जाती है बेटा आयरन पे, ताकि उसे हम कॉरोजन से और रस्टिंग से बचा सकें। तो बेटा हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की। ऑलवेज रिमेंबर, हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की। जिंक एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थक्वेक। यहाँ पे बेटा ये अर्थक्वेक से क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सा गलत है हमें बताना है। अर्थक्वेक जनरली टेंड टू अकर इन फॉल्ट जोन, ये बात सही है बेटा, जहाँ फॉल्ट जोन्स होते हैं वहीं पे अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक द एनर्जी जो होती है अर्थक्वेक की, हम उसे रिचर स्केल में नापते हैं, सही बात है। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर बेटा जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं उसकी वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक यूजिंग सिस्मोग्राफी। कहते हैं कि हम सिस्मोग्राफ की मदद से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। नहीं बेटा, हम सिस्मोग्राफ की मदद से ये पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक आया है, कितना डैमेजिंग है, क्या है, हम ये सब नाप सकते हैं। तो ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला क्या है बेटा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द। अब देखो मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ, एंड दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, व्हाट दे सेड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे, हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, इफ रिफ्लेक्टेड रे इज एन एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। कहते हैं जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे से 90 डिग्री पर है। ये क्या है, ये जो एंगल है बेटा 90 डिग्री पर है, तो मुझे ये बताना है कि मेरा ये एंगल कितना होगा। तो आपको पता है बेटा दैट एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब आपको पता है बेटा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इन दोनों का सम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें क्वेश्चन में 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, हमें निकालना है ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है बेसिकली आप क्वेश्चन समझ पाए हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। द इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द ह्यूमन आई। बिल्कुल सही बात है, इरिस का काम क्या होता है बेटा कि ह्यूमन आई के अंदर कितना आपका लाइट आ रही है इस चीज को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कौन्स हमारे सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के, और बेटा कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर को सेंस करने के लिए। रॉड सेल्स जो होते हैं बेटा वो हमारी डिम लाइट को सेंस करते हैं, डिम लाइट के लिए होते हैं, कलर्स के लिए नहीं होते। तो यही ऑप्शन मेरा गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन है। और जो बेटा ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे कोई विजन नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा बोला गया है, मेरे कॉलम्स दे रखे हैं, आपको कुछ चीजें बता रखी हैं और कुछ उनका यूसेज बता रखा है, हमें बताना है बेटा कि कौन सा सही होगा। तो फैट्स क्या है, आपको बेटा मैंने बताया था क्लास में, फैट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फैट्स खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारा बेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको मैंने नाम बताया था कैसा होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। इसलिए तो जिम में प्रोटीन दिया जाता है, कहते हैं ना जो जिम जाते हैं कि भैया प्रोटीन खाया करो। प्रोटीन क्यों, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग में मदद करती है।
डाइटरी फाइबर्स आपको पता है बेटा डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और विटामिन किस में करती हैं, इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड, हमारी जो फूड होती हैं उससे इम्यूनिटी बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे बेटा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन द लाइट ईयर। बेटा लाइट ईयर में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर होती है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा लाइट ईयर, याद रखेंगे। 1 लाइट ईयर बेटा 10 ट्रिलियन किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। और ये यूज कौन करता है बेटा, एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज होती है वो वैल्यू न्यूट्रल होती है, और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जा सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। देखिए बेटा इन्होंने जो ये बोला है कि साइंटिफिक नॉलेज वैल्यू न्यूट्रल है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज का गलत यूज कर सकते हो। आप क्या है, साइंटिफिक नॉलेज हमारी न्यूट्रल है, लेकिन वैल्यू न्यूट्रल नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है ना, देखिए नॉलेज आ रही है, हम साइंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को गलत तरीके से यूज करो। उस साइंस का हम अच्छा भी यूज कर सकते हैं, हम उस चीज का गलत भी यूज कर सकते हैं। जो न्यूक्लियर एनर्जी है बेटा उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, तो जो वैल्यू होती है साइंटिफिक नॉलेज की, वो किससे डिटरमाइन होती है, कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। साइंटिफिक नॉलेज हमारी अच्छे के लिए भी यूज की जा सकती है, और क्या बोलते हैं, बुरे के लिए भी। ये डिपेंड करता है पीपल के इंटेंशन पे जो उसे यूज कर रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा न्यूक्लियर एनर्जी के केस के अंदर, तो इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, और वेपन के लिए। और हम किस तरीके से यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, इज अ मोरल एंड एथिकल वन है, ना कि साइंटिफिक वन। तो इसमें बेटा क्या होगा, मेरा S1 क्या है, ट्रू है, और आपका जो S2 है वो फॉल्स है। S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स, ठीक। देखिए ये सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूज हो जरूरी नहीं है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है। तो यहाँ पे बेटा बहुत चीजें हैं, देखिए इसमें डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो इसे किस तरीके से कंसीडर करना चाहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देयर आर दीज आर द पीसेस ऑफ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सस्टेन्ड थ्रू एविडेंस ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। तो बेटा आपकी जो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो हमें किससे मिली होती है, एविडेंस से, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट करने से हमें मिली होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेटा हमारे क्या होते हैं, फैक्ट्स। क्या होते हैं, फैक्ट्स। और जब हम बेटा जनरलाइज कर देते हैं इन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो वो मेरे क्या बन जाते हैं, कंसेप्ट्स। क्या बन जाते हैं, कंसेप्ट्स। तो मेरा क्या है, ए इज अ फैक्ट एंड बी इज अबाउट कंसेप्ट्स, याद रखेंगे। फैक्ट्स क्या होते हैं बेटा, फैक्ट्स हमारा क्या करते हैं, एक फाउंडेशन का काम करते हैं, जो कि क्या करता है बेटा, साइंटिफिक नॉलेज को सर्व करता है, हमें प्रोवाइड करता है रॉ डाटा, ताकि हम उसके ऊपर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को बना सके, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ मॉडल। देखिए मॉडल क्या होता है, किसी भी रियल लाइफ में जो चीज़ हम अप्लाई मतलब बनाने वाले हैं, उसका एक डेमो चीज़ बनाना, एक मॉडल बनाना, ठीक है। तो कहते हैं कि मॉडल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। देखिए मॉडल हमारा फिजिकल मेंटल दोनों हो सकता है, इसे बेटा कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्रिएट करता है, तो ये बात सही है, एक्सप्लेन करता है सेट ऑफ कंसेप्ट्स को, इन्फ्लुएंसेस आइडियाज इवन सब बताता है। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, सही बात है बेटा, एक मॉडल से हम प्रोसेस नहीं बता सकते, ये मॉडल किस तरीके से काम करेगा, लेकिन हम बाकी चीजें हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, mark two areas of volcanic and earthquake activity on the map given to you. Reason. Write your reasons for selecting the areas and give rationale for the earthquake. ये इसी का क्वेश्चन है, ओके।
Give a rationale for the earthquake in the areas you marked. ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, जो मार्क है, मार्क दो एरियाज ऑफ वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी, हमने दो एरियाज मार्क करनी है, जिसमें हमने क्या करना है, जहाँ वॉल्केनिक आता है और अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है मैप पे, हमें उन दो एरियाज को मार्क करने हैं। आपको फिर रीजंस बताने हैं कि आपने जो एरिया सेलेक्ट करे हैं वो क्यों करे हैं, उसके रीजंस बताने हैं। तो इसमें से आप जो ये काम कर रहे हो, इसमें से आपका इस काम को करने का पर्पस क्या नहीं है। अप्लाइंग नॉलेज एंड फाइंडिंग आउट व्हाई अर्थक्वेक हैपेंस, बिल्कुल ठीक। प्रिडिक्टिंग एरियाज कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है बेटा। एक रैशनल बनाना फॉर अर्थक्वेक एक्टिविटी, ठीक है। कंसेप्चुअल टर्म, जैसे आप बेटा ये काम करके आप जो कंसेप्चुअल टर्म जैसे मैग्मा, लागमा, लावा, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब जो चीजें कोई ना एक्सप्लेन कर रहे हो, आप ये सब चीजें कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असेसमेंट में है बेटा क्वेश्चन। इट इज एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, जब हम बेटा स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, तो बेसिकली हम उनका क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सॉरी असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट मतलब क्या होता है, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। असेसमेंट क्या होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। और जब हम जजमेंट करते हैं किसी क्वालिटी ऑफ लर्निंग पे, तो बेसिकली हम उसे इवेलुएट कर रहे हैं कि वो बच्चा हमारा पास है या फिर वो बच्चा हमारा फेल है। सो ए इज अबाउट असेसमेंट एंड बी इज अबाउट इवेलुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जेंडर इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट इन साइंस की क्लासरूम में, कहते हैं जेंडर इक्विटी हमारी इंपॉर्टेंट होती है साइंस क्लासरूम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही है। जेंडर stereotypes in schools can limit educational opportunities for students, ये कहते हैं अगर जेंडर स्टीरियोटाइप होगा स्कूल में, तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, स्कूल में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए। सिंगल सेक्स स्कूल्स आर द सोल्यूशन फॉर जेंडर इक्विटी, क्या सिंगल सेक्स स्कूल की बॉयज का स्कूल अलग, गर्ल्स का स्कूल अलग, क्या ये एक सॉल्यूशन है, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। बुक्स अंडर रिप्रेजेंट फीमेल्स बोथ इन टेक्स्ट एंड इमेजेस, हाँ ये बात सही है कि बेटा क्या है कि जो बुक्स हैं वो फीमेल्स को अंडर रिप्रेजेंट करती हैं टेक्स्ट और इमेजेस में, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बॉयज आर मोर कंफर्टेबल विद द इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ऐसा कहते हैं कि जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स के कंपैरिजन में इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ज्यादा कम, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सनल चॉइस। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड सी, दैट इज वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A good instructional objective has performance condition and criteria, एक कहते हैं एक जो गुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होती है उसमें क्या क्या तीन चीजें होती हैं, क्या होती हैं आपकी, एक तो होता है परफॉर्मेंस, एक होता है कंडीशन, और एक होता है हमारा क्राइटेरिया कंपोनेंट। तो इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि परफॉर्मेंस, कंडीशन और क्राइटेरिया कंपोनेंट होता क्या है, ठीक है। जब तक आप इन टर्म्स को नहीं समझोगे, जब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। तो समझिए, परफॉर्मेंस कंपोनेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट की बात करती हूँ। तो बेटा परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या होता है, रेफर्स करते हैं ऑब्जर्वेबल एक्शन और बिहेवियर दैट स्टूडेंट विल परफॉर्म, कैसा, ऐसा एक्शंस या बिहेवियर जो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है, स्टूडेंट विल परफॉर्म ऐसा ऑब्जर्वेशन, ठीक। कंडीशन कंपोनेंट क्या डिस्क्राइब करता है, सरकमस्टांसिस को, सरकमस्टांसिस या गिवन रिसोर्सेज अंडर विच द परफॉर्मेंस विल अकर, कि ये जो स्टूडेंट है किस सरकमस्टांसिस के अंदर या किस गिवन रिसोर्सेज के अंदर अपना परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। अब जैसे परफॉर्मेंस कंपोनेंट में मैंने बताया कि परफॉर्मेंस कंपोनेंट किसको है, ऑब्जर्वेबल एक्शन, कि बच्चा क्या काम करेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट के लिए लिख लीजिए बेटा ऑब्जर्वेबल एक्शन, कि बच्चा काम क्या करेगा, ऑब्जर्वेबल एक्शंस, ठीक है, जो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा। तो इसमें ऑब्जर्वेबल एक्शन क्या है, आइटम को सॉर्ट करना,
इसमें ऑब्जर्वेबल एक्शन क्या है, आइटम को सॉर्ट करना। कंडीशन कंपोनेंट क्या कहता है, कंडीशन कंपोनेंट कहता है कि किस सरकमस्टांसिस के अंदर या फिर किस गिवन रिसोर्सेज को, किस सरकमस्टांसिस के अंदर या कौन से रिसोर्सेज को वो परफॉर्म करेगा। तो किसको परफॉर्म कर रहा है बेटा, वो उन 10 आइटम्स को परफॉर्म कर रहा है जो उसको दिए गए हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और क्राइटेरिया कंपोनेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि उसके जो लेवल है परफॉर्मेंस का या प्रोफे की कितने लेवल की प्रोफिशिएंसी हमें एक्सेप्टेड है। तो हमें एक्सेप्टेड कितनी है बेटा, कि उसने जो परफॉर्म किया वो 80% एक्यूरेट हमारा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। दोबारा समझिए, परफॉर्मेंस कंपोनेंट बताता है कि बच्चा क्या काम करने वाला है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल एक्शंस क्या होंगे, उसके बिहेवियर क्या होगा। कंडीशन कंपोनेंट बताता है कि किन चीजों को करने वाला है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या करने वाला है। कंडीशन किन रिसोर्सेज के साथ वो काम करने वाला है, किस सर्कमस्टांसेस में वो काम करने वाला है। और क्राइटेरिया हमें बताता है कि हमारे जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कितना होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रूब्रिक इज एन असेसमेंट टूल क्रिएटेड टू एनालाइज स्टूडेंट वर्क। रूब्रिक क्या होता है बेटा, एक असेसमेंट टूल होता है जो कि स्टूडेंट के काम को एनालाइज करने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो इनमें से रूब्रिक को यूज करने का एक मतलब एडवांटेज नहीं है। तो बेटा एक बहुत ही क्लियरली इसका आंसर दिखाई दे रहा है, इट यूजेस फजी टर्म एंड टू मेक क्लियर एंड स्पेसिफिक। ये फजी टर्म इसलिए यूज करते हैं ताकि क्लियर और स्पेसिफिक क्राइटेरिया नॉट एट ऑल, ये एडवांटेज है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज 29 क्वेश्चन बेटा। दो क्वेश्चन रह गए हैं बस आपके इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के बारे में बेटा कौन सी बात सही कही गई है। तो सेल्फ असेसमेंट देखिए, एक तो चीज तो पक्का है कि हमें क्या करता है बेटा, हमारे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है और मोटिवेशन को बढ़ाता है। ठीक है, और क्या है, ये भी मुझे लग रहा है कि इट इज क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर। देखिए जब हम खुद को असेस करते हैं ना, तो हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन जाते हैं। तो ये बात भी मेरे को बेटा ठीक लग रही है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया, कोई बाहर की क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेटा कोई ऐसे मतलब जो क्राइटेरिया के बाहर की चीज होती है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होता। स्टूडेंट कंपेयर कर सकता है क्वालिटी ऑफ वर्क अपने पीयर के वर्क के साथ, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए सी डी के साथ हम जाएंगे। गाइस अब हमारा बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इस पेपर का। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स मेरा कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। और जितना हम आयरन को बेटा मैग्नेट के पास लेके जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर उसका अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, मेरा एक इन्फरेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर विच वन इज दिस, ऑप्शन नंबर 3। सो गाइस दिस इज ऑल। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो बेटा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।